नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए चालू करते हैं अपने 5 क्विज सीरीज। कल हमने इकोनॉमिक्स देखा था तो आज भी हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे मेरा डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, नॉट है, ध्यान देना। ऑप्शन ए, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन टू चेंज इन प्राइस, इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ सेलर। तो सबसे पहले क्या होता है कि डिमांड क्या होता है कि जैसे जैसे मेरा डिमांड का अगर हम देखेंगे तो जैसे जैसे मेरा प्राइस बढ़ता है, डिमांड क्या होता है, डिमांड मेरा कम होता है। और जैसे जैसे मेरा प्राइस कम होता है, डिमांड क्या होता है, डिमांड मेरा बढ़ता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि जब लहसुन, अगर जैसे मान लीजिए अगर लहसुन का एग्जांपल है, क्योंकि गार्लिक का भी प्राइस कुछ ज्यादा ही बढ़ा हुआ है। तो गार्लिक जब मेरा फॉर एग्जांपल 100 पर किलो था, 100 रुपए में 1 केजी मिलता था, तो आप लेते होंगे 100 ग्राम फॉर एग्जांपल। यही अगर 1000 हो जाए, 1000 रुपए किलो, तो या तो आप एकदम नहीं लोगे, या फिर आप बोलोगे भैया एक काम करो, दुकानदार को बोलोगे भैया एक काम करो, 5 रुपए का दे दो। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस मेरा बढ़ा, 100 से एकदम 1000 हो गया। तो डिमांड मेरा क्या हुआ, डिमांड मेरा कम हो गया। अब इसी को अगर उल्टा करके देखें तो प्राइस जब मेरा 1000 से 100 हो गया, तो डिमांड मेरा क्या हो गया, 5 से 100 ग्राम या फिर 0 से 100 ग्राम। तो प्राइस तो मेरा एक फैक्टर है, यहाँ से ये ऑप्शन हम काट सकते हैं। फिर इनकम ऑफ कंज्यूमर, जैसे जैसे मेरा इनकम बढ़ता है, अगर इनकम मेरा बढ़ते रहेगा, हाई होते रहेगा एट एवरी पॉइंट, तो वैसे ही डिमांड मेरा क्या होगा, डिमांड भी मेरा बढ़ते रहेगा। अगर मान लो किसी की, एक इंडिविजुअल की इनकम है 80,000, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो अगर 5 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है, तो जैसे ही उसकी इनकम 1.6 लाख हो जाएगी, तो वो इसकी क्या होगा, इसकी दुगनी यूनिट्स कंज्यूम करेगा, यानी कि वो 10 यूनिट्स कंज्यूम करेगा। नॉर्मली सोचो, अगर आपका इनकम बढ़ता है तो आप क्या करते हो, आप ज्यादा चीजें खरीदते हो, कम तो नहीं खरीदते ना, ज्यादा ही खरीदते हो। तो इसीलिए जैसे जैसे मेरा इनकम बढ़ता है, मेरा डिमांड भी क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ से ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो सकता है। उसके बाद क्या है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन टू चेंज इन प्राइस। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, शादी का दिन चल रहा है कि नहीं, हो सकता है किसी की जनवरी में शादी हो, किसी की फरवरी में शादी हो। तो होगा क्या, अगर मान लो आज के डेट में गोल्ड का प्राइस है 80,000 और प्राइस हर दिन बढ़ रहा है, हर दिन बढ़ रहा है। मान लो कल हो गया 90 फॉर एग्जाम्पल, परसों हो गया 1 लाख। तो होगा क्या, जिसकी फेब में, फरवरी महीने में जिसकी शादी है, वो क्या करेगा, वो कल ही गोल्ड खरीद लेगा, इस उम्मीद में कि आगे 1 लाख ना हो जाए। कहते हैं ना कि यार एक काम करो, आज ही सोना खरीद लो, कहीं कल को और दाम ना बढ़ जाए, है कि नहीं। तो इसीलिए फ्यूचर एक्सपेक्टेशन टू चेंज इन प्राइस भी मेरा कोई क्या कहता है कि डिमांड को इफेक्ट करता है। अब आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ सेलर। यहाँ पे सेलर का कोई काम नहीं है, डिमांड में सेलर का कोई काम नहीं। डिमांड में किसका काम होता है, तो हमेशा बायर का। क्यों, क्योंकि डिमांड बायर ही कर रहा है ना, सेलर तो बेच रहा है, सेलर मेरा बेच रहा है। तो इसलिए डिमांड में हमेशा बायर का काम आता है। देखो अगर मान लो किसी को कॉफी पसंद है और उसको टी पसंद नहीं है, चाय उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, होते हैं ना बहुत लोग जिनको कॉफी पसंद होता है, चाय पसंद नहीं होता। तो कॉफी का दाम कितना भी क्यों ना बढ़ जाए, कॉफी का दाम कितना भी क्यों ना बढ़ जाए, उसको चाहिए कॉफी ही। क्यों, क्योंकि उसको तलब कॉफी की ही है, उसको तलब किसकी है, कॉफी की ही है। इसलिए टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ बायर मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड है, और टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ सेलर मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड नहीं है। यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ सेलर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। The inputs used in production of goods or services to make an economic profit are known as। मतलब एक गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जो हम इनपुट देते हैं, जिससे हमारा लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, उसे हम क्या कहते हैं। सबसे पहले इसका मेरा आंसर हो जाएगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, क्योंकि अगर आप कोई भी गुड्स बनाते हो, फॉर एग्जांपल अगर मान लो अगर आप एक जीन्स बनाते हो,
अगर आप एक जीन्स बनाते हो तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? सबसे पहले आपको चाहिए लैंड, फिर चाहिए आपको लेबर, फिर चाहिए आपको कैपिटल, और आपको चाहिए एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये चीजें आपको चाहिए। लैंड को आप क्या देते हैं? लैंड को हम देते हैं रेंट, राइट। लेबर को हम देते हैं वेज, सैलरी जो हमारे एवज में काम करते हैं। कैपिटल को हम देते हैं इंटरेस्ट, क्योंकि हम लोन में खरीदे होते हैं। और एंटरप्रेन्योर क्या लेता है? प्रॉफिट। ये चारों होता है मेरा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इन चारों को हम कलेक्टिवली बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी गुड्स को बनाने के लिए अगर हमें कुछ चाहिए तो वो होता है मेरा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ सप्लाई क्या होता है? फैक्टर्स ऑफ सप्लाई होता है कि हमारा मार्केट में कंपटीशन कैसा है। जैसे मान लो अगर आप अकेले एक सामान बेच रहे हो, फॉर एग्जांपल ये अगर आप अकेले बेच रहे हो तो जाहिर सी बात है आप क्या करोगे? आप ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहोगे कि आपका प्रॉफिट एकदम मैक्सिमम हो, राइट। तो प्रॉफिट मैक्सिमम करने के लिए आप क्या कर सकते हो? आप प्राइस जो चाहे वो रख सकते हो। मान लो इसका 1000 रख लो, 2000 रख लो। क्यों? क्योंकि आप अकेले बेच रहे हो, अलोन सेलर हो। लेकिन यहीं पर अगर मान लो एक और आदमी आ जाए, वो भी बेचना शुरू कर दे, वो भी अगर बेचना शुरू कर दे तो आप क्या करोगे? आपका सेल ज्यादा हो उसके चक्कर में आप क्या करोगे? आप अपने प्राइस को फ्लक्चुएट करोगे, प्राइस को मैनेज करोगे, राइट। हो सकता है कम करो, क्यों? क्योंकि लोग ताकि आपसे ज्यादा खरीदे। ये तो मेरा फैक्टर्स ऑफ सप्लाई। और भी फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उनको अलग अलग एक एक करके हम लोग देखेंगे बाद में। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रेजेंटेशन, नॉर्मली जो प्रेजेंटेशन के लिए हमें फैक्टर्स चाहिए होते हैं वो होते हैं। और फैक्टर्स ऑफ सेल क्या होता है? कंज्यूमर क्या चाहता है, आप वही बेचोगे ना जो कंज्यूमर डिमांड करता है, जो कंज्यूमर चाहता है। आप वो तो नहीं बेचोगे जो नहीं चाहता है, क्योंकि वो अगर बेचोगे तो बिकेगा ही नहीं। कंज्यूमर जो चाहता है वो बेचोगे। इसी तरह से और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट उसको अलग लेक्चर में देख लेंगे हम लोग। अभी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। When total utility is maximum, then marginal utility is। सबसे पहले समझो टोटल यूटिलिटी होता क्या है। टोटल यूटिलिटी होता है मेरा कि सेटिस्फैक्शन आफ्टर कंज्यूमिंग अ प्रोडक्ट। और मार्जिनल यूटिलिटी होता है मेरा सेटिस्फैक्शन आफ्टर कंज्यूमिंग एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे कि अगर मान लो आप दौड़ के आए, ठीक है, आप एकदम हेवी रनिंग करके आए हो गर्मी के टाइम में, तो आपको प्यास लगती है, आप पीते हो एक गिलास पानी। जब आप एक गिलास पानी पीते हो तो आपको कैसा तृप्ति जैसा महसूस होता है कि हाँ चलो जान में जान आ गई। फिर अगर मान लो आप एक गिलास और पीते हो तो थोड़ा और अच्छा लगता है कि नहीं? क्योंकि आपको और अच्छा लगता है। तो ये क्या होता है? ये एक्स्ट्रा यूनिट जो आप कंज्यूम कर रहे हो, एक गिलास एक्स्ट्रा जो कंज्यूम कर रहे हो, इसके बदले में जो आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो होता है मेरा मार्जिनल यूटिलिटी। अब धीरे धीरे मैं बोलूँ कि आप एक गिलास और पियो, फिर एक गिलास और पियो, तो क्या होता है? सेटिस्फैक्शन आपका धीरे धीरे कम होने लगता है कि नहीं? इसको हम देखते हैं अगले स्लाइड में, आपको दिखाता हूँ मैं, उसमें ज्यादा समझ में आएगा। देखो ये होता है मेरा टोटल यूटिलिटी का ग्राफ। जैसे जैसे हम कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे जैसे हम कंज्यूम कर रहे हैं, मेरा क्या हो रहा है? मेरा टोटल यूटिलिटी बढ़ते जा रहा है कि नहीं? फिर एक पॉइंट आ रहा है जब मेरा टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है? मैक्सिमम हो रहा है। और जैसे ही हम कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं, कंजम्पशन हम जब बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे देखो जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं, मेरा क्या हो रहा है? टोटल यूटिलिटी मेरा धीरे धीरे फिर मैक्सिमम पॉइंट पहुंचने के बाद धीरे धीरे कम होने लग रहा है कि नहीं? और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है? जैसे जैसे हम एक एक्स्ट्रा ग्लास बढ़ाते जा रहे हैं, मेरा मार्जिनल यूटिलिटी या फिर एमयू कम होते जा रहा है। और एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जब मेरा एमयू क्या है? जीरो है। तो एमयू जीरो कब है? जब मेरा टीयू मैक्सिमम है। और जब मेरा टीयू कमने लग रहा है तो मेरा एमयू क्या चला जा रहा है? एमयू मेरा नेगेटिव हो जा रहा है, मतलब मेरे को
सेटिस्फैक्शन नेगेटिव में मिल रहा है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है तो मार्जिनल यूटिलिटी मेरा 0 है। बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन देखें, आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ फ्री मार्केट? फ्री मार्केट का परफेक्ट एग्जाम्पल कौन है? देखो, जहां पे गुड्स फ्रीली अवेलेबल होते हैं उसको हम बोलते हैं फ्री मार्केट, ठीक है। लेकिन ये मेरा फ्री मार्केट का परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है। गवर्नमेंट ओनरशिप क्या होता है, जहां पे सरकार मेरा सामान बेचती है तो उसको हम बोलते हैं पब्लिक मार्केट। जैसे पब्लिक गुड्स होता है ना, पब्लिक गुड्स क्या होता है, जो सरकार के हक में है, तो होता है मेरा पब्लिक मार्केट। फ्री मार्केट ये होता है कि जहां पे प्राइस कौन डिटरमाइन करता है, प्राइस डिटरमाइन बाय सप्लाई एंड डिमांड। कितना सप्लाई है, अगर मान लो, जैसे मान लो अगर कितना डिमांड है, फॉर एग्जांपल मान लो अगर 10 यूनिट का डिमांड है और प्राइस मेरा 10 है, मैं 1 यूनिट पर 1 रुपए का सप्लाई पर करता हूँ, एक क्वांटिटी डिमांडेड पे। अगर मान लो डिमांड मेरा 10 है, सप्लाई मेरा 10 है, तो जैसे जैसे मेरा डिमांड बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा सप्लाई का क्वांटिटी क्या होगा, बढ़ते जाएगा, राइट। तो ये होता है मेरा फ्री मार्केट का परफेक्ट एग्जांपल, जहां पे प्राइस कौन डिमांड करता है, प्राइस कौन डिटरमाइन करता है, सॉरी, सप्लाई एंड डिमांड, ना कि गवर्नमेंट, सरकार प्राइस डिटरमाइन नहीं करती है और ना कि कोई प्राइवेट प्लेयर मेरा प्राइस डिटरमाइन करता है। प्राइस हमेशा डिटरमाइन होगा बाय द लॉज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द डिमांड कर्व? देखो, डिमांड कर्व जनरली क्या बताता है, अच्छा इसको हम आपको अगले स्लाइड में दिखा देते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। डिमांड कर्व क्या कहता है, ये होता है मेरा प्राइस, ठीक है, ये होता है मेरा प्राइस, और ये होता है मेरा क्वांटिटी डिमांड, कितना हम डिमांड कर रहे हैं। देखो, जब मेरा प्राइस P1 था तो मेरा डिमांड क्या था, Q1 था। जब मेरा प्राइस PE है तो डिमांड मेरा क्या है, QE है। जब मेरा प्राइस P2 है तो डिमांड मेरा क्या है, Q2 है। तो हम ये कह सकते हैं जैसे जैसे मेरा प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मेरा डिमांड क्या हो रहा है, Q2 से QE, QE से फिर Q1। प्राइस मेरा जैसे जैसे बढ़ रहा है, डिमांड मेरा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और या फिर उल्टा कर दो, प्राइस जैसे जैसे कम रहा है, डिमांड मेरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड। और इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशन कैसा है, तो इनवर्स रिलेशन है कि नहीं, क्योंकि जब एक बढ़ रहा है तो एक क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है इसलिए ये जो स्लोप होता है ये हमेशा नेगेटिव स्लोप होता है। स्लोप कैसा होता है, तो नेगेटिव होता है स्लोप, ठीक है। अब आगे अब देखें सवाल को, चलिए। तो इट रिफ्लेक्ट्स द लॉ ऑफ डिमांड, बिल्कुल ये तो सही है, क्योंकि नॉट पूछा तो नॉट वाले देखेंगे। नेगेटिवली स्लोप्ड, बिल्कुल नेगेटिवली स्लोप्ड है। प्लॉट्स क्वांटिटी डिमांडेड एट वेरियस टाइम, और दूसरा है प्लॉट्स क्वांटिटी डिमांडेड एट वेरियस प्राइस। देखो हमें क्या देखा रहा है, टाइम का कोई फैक्टर नहीं था उसमें, राइट, टाइम का कोई फैक्टर नहीं था, फैक्टर किसका था, प्राइस का था। तो हम ये ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि नॉट पूछा है ना, कौन सा नॉट ट्रू है, यानी कि नॉट ट्रू मतलब क्या होता है, कौन सा मेरा फॉल्स स्टेटमेंट है। इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है, इट प्लॉट्स क्वांटिटी डिमांडेड एट वेरियस टाइम। यहाँ पे देख लो, ये देखो ये क्या है, ये प्राइस है मेरा, प्राइस पे हम देख रहे हैं कैसा डिमांड जा रहा है, टाइम का यहाँ कोई फैक्टर नहीं है, टाइम का यहाँ कोई फैक्टर नहीं है। बात समझ में आई? तो ये थे हमारे आज के 5 सवाल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने देखा। सेशन को जितना ज्यादा हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, और GS विज़र्ड में आपका हार्दिक स्वागत रहेगा हमेशा। आज के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।